चलिए बच्चों, तो आज हम लोग बेसिकली कंसाइनमेंट को रिकॉल कर लेंगे। ओके, स्टार्टिंग से कंसाइनमेंट को रिकॉल कर लेंगे। तो देखो, पहला सवाल क्या है कंसाइनमेंट। आनंद ध्यान से समझिएगा, प्लीज सभी बच्चे सुनिएगा। बच्चों, ग्लोबलाइजेशन जब होना शुरू हुआ 1991 में, जब एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट हुई, तो देखिए क्या प्रॉब्लम है। ज्योग्राफिकली किसी भी प्रोड्यूसर्स के लिए हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया। जैसे आप देखते हैं मैकडोनल्ड्स, केएफसी वगैरह। अब एक चीज इमेजिन कीजिए बच्चों, यामाहा के लिए क्या पॉसिबल है कि वो दुनिया के हर देश में अपना फैक्ट्री सेटअप कर ले? पॉसिबल नहीं है बच्चों, किसी भी कंपनी के लिए। अच्छा, अब दूसरी चीज, क्या मारुति के लिए पॉसिबल है सर कि इंडिया के हर एक जगह, हर स्टेट में एक एक फैक्ट्री लगा दे, दुनिया के हर देश में एक फैक्ट्री लगा दे? ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे हुआ, तो दुनिया का हर प्रोड्यूसर चाहता है ना कि वो मैक्सिमम कंज्यूमर तक पहुंच जाए। आसानी से कंज्यूमर तो नहीं आ सकते ना, तो खुद को उन तक पहुंचाया जाए। तो वहां से कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ फ्रेंचाइजी का, शोरूम का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। एग्जाम्पल बच्चों, अगर आप पटना में अरमानी गारमेंट्स के कपड़े का आउटलेट ओपन करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए जो पर्सन शोरूम ओपन कर रहा होगा वो अरमानी गारमेंट्स के बिहाफ में कपड़े बेच रहा होगा। तो कहने का ये सेंस कि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे बिजनेस में एक अकाउंट्स का डेवलपमेंट हो गया, एक अकाउंट्स की टर्म पैदा हो गई जिसे हम कंसाइनमेंट कहते हैं। तो कंसाइनमेंट लिटरली होता क्या, पहले इसको समझिए। एक पर्सन जो ऑनर है गुड्स का, एक पर्सन जो प्रोड्यूसर है गुड्स का, ये भी हो सकता है कि वो होलसेलर हो गुड्स का। वो उस गुड्स को एक थर्ड पर्सन को देता है अपने बिहाफ में, कहता है तुम मेरे बिहाफ में सेल कर दो कंज्यूमर को। जो कंज्यूमर के लिए पहुंचना पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम आपको एक रियल लाइफ का एक एग्जांपल देते हैं। आनंद जरा बताइएगा, ऐसा होता है कि नहीं? रियल में ये जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें हम बोलते हैं ना बीपीएल के नीचे लोग जो भी है पब्लिक है, उनको गेहूं, चावल, चीनी जो मुहैया की जाती है सरकार के द्वारा, तो जो क्या ये पॉसिबल है कि गवर्नमेंट पहुंच जाए? नहीं। गवर्नमेंट इस बिहाफ में एक तीसरे लोगों को हायर करती है, कि जो डीलर बोलते हैं ना, नंद क्या बोलते हैं, डीलर, कि आप मेरे बिहाफ में काम कीजिए, हम आपको पर केजी या पर क्विंटल कमीशन दे देंगे। रियल में क्या वो डीलर अपना काम कर रहे हैं? आंसर इज नो। वो काम किसका कर रहे हैं? सरकार का। उसी तरह से बच्चों, आप इस एग्जाम्पल से समझिएगा कि ऐसी प्राइवेट कंपनियां करती हैं जो अपने बिहाफ में अपने एजेंट को गुड्स देती हैं। क्या करने के लिए? बेचने के लिए। तो देखिए समझिएगा, मैंने स्क्रीन पे आपके लिए लिखा है, इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट ओनली गुड्स आर ट्रांसफर्ड। हम क्या करते हैं? गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, बट टाइटल ऑन गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर। टाइटल किसके पास होता है? कंसाइनर के पास है, टिल गुड्स आर सोल्ड ऑफ। जिस तरह से गवर्नमेंट अनाज को डीलर को देती है, कहती है कंज्यूमर को, कस्टमर को, उस पब्लिक को जिनके पास राशन कार्ड है उनको दे दीजिए। देखिए यहाँ कोई प्रॉफिट वाला मुद्दा नहीं है, बस हम इसलिए ये एग्जांपल उठाए ना आपको समझाने के लिए, ताकि एज अ स्टूडेंट आप बात समझ पाए। क्या सच में वो डीलर अपना काम कर रहे हैं, उससे उनका नाम हो रहा है? नहीं, उनका बिजनेस बढ़ रहा है? आंसर इज नो। वो तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों, जब आप केएफसी का आउटलेट लेते हैं, मैकडोनल्ड्स का आउटलेट लेते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो रियल में नाम किनका बड़ा होता है? क्या आपका गुड्स बिकता है? आंसर इज नो। गुड्स किसका बिकता है? मैकडी का, केएफसी का। आप यामाहा का शोरूम ओपन करते हैं, तो आप प्रोडक्ट किसका सेल कर रहे हैं? यामाहा का। आप अपनी गाड़ी थोड़ी बेच रहे हैं, अपने टू व्हीलर को थोड़ी सेल कर रहे हैं। आंसर इज नो। तो कंसाइनमेंट है क्या दोस्त? कंसाइनमेंट एक प्रोसेस है, एक अकाउंटिंग टेक्निक है, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस को एसरटेन करना चाहते हैं। कि मतलब एज अ ऑनर मैंने गुड्स अपने एजेंट को दिया और उसने गुड्स को बेचा। इस पूरे प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? पता है, यहाँ दो चीजें होती हैं। कभी कभी कंसाइनर नहीं चाहता कि उसके कंसाइनी को पता चले कि गुड्स पर कितना मुनाफा बन रहा है, तो वो सीधे उसको इनवॉइस प्राइस पर बोलता है बेच दो। सब कुछ जोड़ कर देगा और कुछ भी रिवील नहीं करेगा। इसका कॉस्ट प्राइस कितना, इसमें प्रॉफिट कितना मैंने जोड़ा, इसमें एक्सपेंस कितना जोड़ा, ताकि उसको कभी अंदाजा ही ना लगे कि इस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है।
इसको कहते हैं इनवॉइस प्राइस। लेकिन अगर कंसाइनर का ऐसा कोई इरादा नहीं होता कि उसको पता चले ना चले, वो सिंपल उसको कॉस्ट पर भेज देता है और कहता है इतना % प्रॉफिट जोड़ देना या इतना रुपया प्रॉफिट जोड़ देना और जोड़कर क्या करना, बेचना। ओके, तो कंसाइनमेंट जो है बेसिकली नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। चलो, कि ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के कैरेक्टर को क्या करेगा, फॉलो करेगा। आगे चले, जरा एक डायग्राम को देखना, हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंसाइनर है बच्चों, जो गुड्स को क्या किया, तो देखिए जो कंसाइनर है वो गुड्स का ऑनर है। उसने क्या किया है, गुड्स कंसाइन किया है। किसको? अपने एजेंट को। एजेंट कौन है आनंद? एजेंट कंसाइनी है, और कंसाइनी इस बदले में क्या लेगा, कमीशन लेगा, और फिर वो उस गुड्स को क्या करता है, कस्टमर को बेच देता है। सर आप कह रहे हैं कि ऑनरशिप रिमेन विद द कंसाइनर। ऑनरशिप किसके पास है? कंसाइनर के पास है। तो सारा रिस्क भी कौन रखेगा? कंसाइनर रखेगा। सर एक बात बताइए, कंसाइनमेंट में टोटल कितने पार्टी हैं? कंसाइनमेंट में टोटल 3 पार्टी हैं, लेकिन कंसाइनमेंट बिजनेस में सिर्फ 2 पार्टी। अगर कोई आपसे कभी पूछ दे ना कि कंसाइनमेंट में टोटल कितने लोग होते हैं, तो कहिएगा 3, कंसाइनर, कंसाइनी एंड कस्टमर। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि कंसाइनमेंट बिजनेस में कितने लोग हैं, तो 2, एक कंसाइनर, दूसरा कंसाइनर। चलिए, तो जो कंसाइनर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, और जो कंसाइनी होता है वो एजेंट होता है। आगे चले, चलिए, तो सर ये जो कंसाइनर है ये कौन होता है? बाबू कंसाइनर में भी मैन्युफैक्चरर। कंसाइनर क्या है? मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है। एग्जांपल लीजिए बच्चों, एक टाइल्स का शॉप है, कजारिया टाइल्स। तो बच्चों वो पर्सन ये कह रहा है क्या कि मेरा अपना टाइल्स है? नहीं, वो कह रहा है कजारिया टाइल्स, मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। मतलब वो कंसाइनर के बिहाफ में अपने शॉप पर, अपने शोरूम में उसके प्रोडक्ट को बेच रहा है और बदले में क्या लेगा, कमीशन लेगा। अब यहाँ एक ऑब्जेक्टिव छुपा हुआ है अकाउंट्स का कि सर इस पूरे कंसाइनमेंट प्रोसेस में जो प्रॉफिट और लॉस जनरेट होगी उसको कौन से एएस को फॉलो करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे? AS9। AS9 क्यों सर? देखिए, कहता है AS9 इज फॉलोड बाय कंसाइनर फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मतलब बच्चों सिर्फ गुड्स को भेज देने से रेवेन्यू नहीं आएगा। जब तक कंसाइनी ने उस गुड्स को अपने शोरूम पर से, अपने आउटलेट से, अपने दुकान से बेच नहीं दिया, तब तक उसको रेवेन्यू नहीं मानता। कौन? कंसाइनर। इसीलिए बच्चों AS9 हमेशा फॉलो की जाती है। किस केस में? रेवेन्यू रिकॉग्निशन के केस में। ओके, सिर्फ गुड्स भेज देने से वो बेचा नहीं माना जाता। जब तक वहां सेल नहीं हो गया तब तक सेल नहीं होता। आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो आपको यह सेंस क्लियर हुआ कि कंसाइनमेंट अकाउंट क्यों बन रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट इसलिए बन रहा है ताकि हम डिटरमाइन कर पाए कि क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ। आगे चले, चलो आइए। सर एक बात बताइए, कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में क्या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है? आंसर इज यस, बिल्कुल बनता है। इवन सो एक बार थ्योरी में पूछा भी जा चुका है कि कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। जरा देखिएगा, मैंने आपके लिए लिखा है, कंसाइनमेंट बिजनेस रिक्वायर्स सर्टेन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स फॉर इट्स ऑपरेशन। उस डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है बच्चों? प्रोफॉर्मा, इनवॉइस एंड अकाउंट सेल। ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं बच्चों। ये 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं किसमें? कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में। सर ये डॉक्यूमेंट होता क्या है बच्चों? डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। अब देखते हो, जब फ्लिपकार्ट या अमेज़न से आपका प्रोडक्ट आता है तो उस डब्बे पे एक चिपका होता है, एक बिल चिपका दिया जाता है जिसमें डिटेल होता है कि आपने ऑर्डर कब दिया, कितने का है, इसमें कौन सी कमोडिटी है, उसका नाम क्या है, कुछ डिटेल्स रहते हैं। उसी तरीके से कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन होता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शोरूम ओपन करते हैं ना, किसी कंपनी का नाम ले लेते हैं, क्या ले ले, मान लो कोई कपड़े का ब्रांड बताओ। मान लो रिलायंस का तो खुद का अपना होता है, हाँ
मान लो रीडन टेलर आपने एक आउटलेट ओपन किया, ठीक है, या आप उनका फ्रेंचाइजी पर सेल कर रहे हैं, तो बच्चों उस केस में वहां से जो भी प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी आपको एक प्रॉपर बिल आएगा, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसका कलर क्या है, लॉट क्या है, शर्ट के कितने कपड़े हैं, पैंट के लिए कितने कपड़े हैं, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। उसे ही क्या बोला जाता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। उसका प्राइस क्या है। आगे बढ़े हम लोग, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए सर, अकाउंटिंग फॉर कंसाइनमेंट। सर कंसाइनमेंट में जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं वो किनके बुक में, देखिए पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसको क्लास में पढ़ चुके हैं। बुक ऑफ कंसाइनर। सर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में ना एक तो कंसाइनर अकाउंट बनाता ही है, साथ में कंसाइनी भी अकाउंट बनाएगा। सर एक बात बताइए, जो कंसाइनर है क्या दोनों प्रिपेयर करेंगे, कंसाइनर एंड कंसाइनी दोनों बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा? आंसर इज यस। बच्चों दोनों लोग धंधा कर रहा है, दोनों व्यापार में उतरा है, दोनों बिजनेस में उतरा है, दोनों चाहता है दोनों के पैसे लगे, दोनों चाहता है क्या कमाया क्या गमाया, कितना आया कितना नहीं आया, हर कोई जानना चाहता है। अब सवाल, सर कंसाइनर टोटल कितना बुक्स प्रिपेयर करेगा? 5। नेम देखिए, पहला कंसाइनमेंट अकाउंट। सर सच में इतना अकाउंट था नहीं बच्चों, ये आपका जो इंस्टीट्यूट है CWA, उन्होंने कुछ अननेसेसरी ज्यादा ही अकाउंट्स का टेंशन दे दिया। लिटरली सिर्फ 2 से अपना काम चलता था, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। ये तो हम वर्किंग नोट में ही कैलकुलेट कर लेते थे, डेटर के बारे में और गुड्स के बारे में, लेकिन ये वर्किंग नोट से नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हम लोग प्रॉपर अकाउंट्स बनाए। तो आनंद टोटल कितना अकाउंट्स बनेगा? नीतीश कितना अकाउंट्स बनेगा? टोटल 5। पहला कंसाइनमेंट अकाउंट, दूसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, तीसरा कंसाइनी अकाउंट, चौथा कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट और पांचवा कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। जब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ कंसाइनी पर, तो कंसाइनी बेचारा बड़ा गरीब आदमी है, सिर्फ 4 अकाउंट बनाकर निकल जाता है। पहला कंसाइनर, दूसरा कमीशन अकाउंट जिसके लिए वो इतना टेंशन लेता है, और तीसरा कंसाइनमेंट डेटर, और चौथा कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। जो आप लोग इलस्ट्रेशन में बना रहे थे, वो जुपिटर और प्लूटो वाला जो क्वेश्चन आके लफड़ा दे रहा था, सेम चीज। तो कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट टोटल हमें कितना बनाना है? 4। कंसाइनर अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट एंड कंसाइनमेंट इनवर्ड अकाउंट। ओके, हाँ चले आगे, आइए। अच्छा सर एक बात बताइए थोड़ा सा, ये क्या मतलब लफड़ा है कमीशन का? देखिए बच्चों, जो कंसाइनी है ना, वो बेसिकली काम किस चीज के लिए कर रहा है? वो काम कमीशन के लिए कर रहा है। वो जो इतना मेहनत करता है तो वो क्या लेता है बदले में? कमीशन। कि भैया हम आपके बिहाफ में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मुझे क्या दे दो? कमीशन दे दो। अब सवाल है कि सर कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन में टोटल कितने तरह के कमीशन होते हैं? तो 3। हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आज समझ लेंगे। ऑर्डिनरी कमीशन, जिसे नॉर्मल कमीशन भी कहा जाता है, डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। सर ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है? बच्चों ऑर्डिनरी कमीशन सिंपल कमीशन को कहते हैं। सर ये किस पर मिलता है? ग्रॉस सेल्स पर। ओके, किस पर मिलता है? ग्रॉस सेल्स पर। एक बार आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा। और सेल्स में दोनों सेल्स इंक्लूड हो जाएगा, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी। समझे विवेक, कोई दिक्कत? कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे और टोटल सेल्स में आगे चले। फिर डेल क्रेडिटर कमीशन। बच्चों डेल क्रेडिटर कमीशन में क्या हम लोग पढ़े थे? क्रेडिट सेल जो उधार में बेचा जाता है, उसका रिस्क लेने को कौन रेडी हो जाता है? कंसाइनी। अच्छा ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कंसाइनी लोकलाइट है, उस लोकल बंदा है, वो लोगों को जानता है, उसको जिस पर भरोसा होता है उसी को तो उधार देता भी है ना। तो वो रिस्क लेने को रेडी हो जाता है कि सर उसका रिस्क मेरा है, मेरे जानने वाले लोग हैं, मेरे पहचानने वाले लोग हैं, ये दे देंगे। अब कंसाइनर को इस बात का डर होता है, तो वो कहता है ठीक है उधार के जितने भी सेल्स होंगे आपको हम कमीशन देंगे, लेकिन अगर पैसा डूबा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको रिपेमेंट करना होगा।
ऐसे केस में चूंकि उसको भी पब्लिक पे ट्रस्ट होता है, वो अपने लोगों को जानता है, अपने लोकलाइट लोगों को पहचानता है, वो रेडी हो जाता है। डेल क्रेडिटर कमीशन, तो डेल क्रेडिटर कमीशन वो कब लेता है? जब उधार सेल्स के लिए लेता है। लेकिन इसमें क्लॉज है, हमेशा याद रखिएगा, क्या कहता है? चलिए, जो कंसाइनी है वो रिस्क को बियर करेगा, किस केस में? ओके। और डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे कैलकुलेट किया जाता है? क्रेडिट सेल्स पर ओनली। कोई दिक्कत? आगे चले। टू कैलकुलेट इट ऑन क्रेडिट सेल्स ओनली, ये भी देख लीजिए। हाँ, अगर एग्रीमेंट का क्लॉज है तब, नहीं है तब तो फिर टोटल पे लेगा, है ना? ये पहले भी आपको बताया है। हाँ, अगर एग्रीमेंट है, क्लॉज लगा दिया गया, फॉर एग्जांपल कि आप मेरे कंसाइनी हैं, हम आपको प्रोडक्ट देते हैं सेल करने के लिए, अच्छी बात है, हम दोनों में कोई बात नहीं हुआ कि किस पर हम कमीशन देंगे, तो ऐसे केस में टोटल पे देंगे। लेकिन अगर हम दोनों के बीच ये क्लियरली एग्रीमेंट हो जाएगा कि डेल क्रेडिटर कमीशन सिर्फ हम उधार वाले पे ही देंगे, तो ऐसे केस में आपको किस पे कैलकुलेट कीजिएगा? तो आप जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डेल क्रेडिटर कमीशन और उसकी परसेंटेज की चर्चा करता है, तो आप टोटल पे दे दो। लेकिन अगर बोल देता है कि क्रेडिट पर, क्रेडिट सेल्स पर, तो वैसे केस में आप सिर्फ किस पर देना? क्रेडिट सेल्स पर। कोई दिक्कत? ये याद रहेगा, दोनों चीजें आते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन, सर ओवरराइडिंग कमीशन क्यों देते हैं? बच्चों, सेल्स को प्रमोट करने के लिए। जो नई कंपनियां होती है ना, वो अक्सर सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। अब देखते हो बच्चों, जैसे उस दिन जैसे मैंने आपको एसी का एग्जांपल दिया, ये नई नई कंपनी का डब्बा थमा दिया, सर को इनकरेज किया, सर अभी नहीं, इससे पहले जो हायर लगा हुआ था कि ये बहुत अच्छा है, ये है, और आप देखिए एक प्रोडक्ट में डिफॉल्ट हो सकता था, वहां वाले प्रोडक्ट में डिफॉल्ट आया, और जो बनाने आया वो भी यही कहा कि जिसके जिसके यहाँ बनाने जा रहे हैं सब परेशान है इस प्रोडक्ट से। तो कहने का मतलब बच्चों, बिका कैसे आखिर? कंपनी ने क्या किया? जो सेल्स पर्सन है उनको एक्स्ट्रा कमीशन दिया, और उन्होंने बाकी एसी के अच्छे फीचर्स ना बताकर इसका इतना बड़ाई कर दिया कि ये प्रोडक्ट बिक गया। अलग बात है, पब्लिक परेशान हो गई, वो अलग चीज है। तो ओवरराइडिंग कमीशन कब मिलता है? जैसे एग्जांपल बच्चों, नया नया जब कोको कोला ने वाटर लॉन्च किया, जो कोको कोला ने नहीं, पार्ले ने, जो आप बेली का पानी पीते हैं ना, एग्रो, क्या हुआ बाबू? कुछ पूछना है? अनम्यूट रखिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, फिर साउंड रिकॉर्ड हो जाता है। नहीं, अमन देव का अनम्यूट हुआ था इसलिए। चलिए कंटिन्यू करें। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो पता है बच्चों, उस केस में एक्वाफिना और जो बिस्लेरी है, इनका सेल्स डाउन हो जाए, इसलिए इन्होंने एक्स्ट्रा कमीशन देना शुरू किया। अगर वो लोग पर बॉटल 6 रुपीज दे रहे थे, तो इन्होंने 8 रुपीज तक का सेविंग देना शुरू किया, ताकि जो पर्सन है, जो सेल्स पर्सन है, वो बाकी कंपनियों का पानी ना देकर कस्टमर को सबसे ज्यादा क्या दे? पार्ले का प्रोडक्ट दे। तो कहने का ये मतलब किस तरह से बहुत कंपनियां करती हैं ओवरराइडिंग। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं, आप जब फोन लेने जाते हो, आप ये कभी आप आज जज करने चले जाना किसी शॉप पर, आप देखना, आप कोई भी फोन मांगना, घूम फिर कर तारीफ और बड़ाई दो फोन की होगी, ओप्पो और वीवो। आप नोटिस करना, आप कोई भी फोन निकलवाओ, आपको वो देंगे, फिर आप पूछिएगा, तो जब वो लोग तारीफ करना शुरू करेंगे, तो पता चलेगा ओप्पो और वीवो पे कहानी आकर रिटेलर के रुक जाती। सवाल है क्यों? बच्चों, जितना कमीशन, प्रॉफिट मार्जिन ओप्पो और वीवो देती है, वो कोई कंपनी नहीं देती। सैमसंग का मार्केट कम हुआ क्यों? ड्यू टू कमीशन मार्जिन। इतना कम कमीशन बीच में हो गया था ना बच्चों, प्रॉफिट मार्जिन सैमसंग ने इतना कम कर दिया और क्वालिटी को इनहांस कर दिया अपने कस्टमर के लिए। ये सबसे बड़ा उनके लिए नेगेटिव बन गया, और धीरे धीरे हर रिटेलर अपना ज्यादा तारीफ करने लगे, और आप देखिएगा मार्केट में सच में ओप्पो और वीवो छा भी गया था। ये बात सैमसंग को रियलाइज हुआ कि क्वालिटी थोड़ा सा कम हो
लेकिन रिटेलर का प्रॉफिट कम नहीं करने का है, नहीं तो वो लग जाएंगे किसी और के तारीफ में। तो ये डेल क्रेडिटर कमीशन उस केस में दिया जाता है। और ये किस पर मिलता है? सॉरी, ओवरराइडिंग कमीशन। और ये किस पर दिया जाता है? टोटल सेल्स पर। कोई प्रॉब्लम? चलिए आइए आज एक और डिफरेंस समझेंगे कि सर सेल और कंसाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा, चले बात मत करो, आ जाओ। पहला टॉपिक, सर कंसाइनमेंट और सेल्स में क्या डिफरेंस है? बच्चों देखिएगा, जो कंसाइनमेंट होता है वहां भी दो लोग होते हैं और सेल में भी दो लोग होते हैं, बस फर्क है। कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी कहलाता है, यहां सेलर और बायर कहलाता है। बच्चों सेल के केस में क्या होता है? ऑनरशिप आप ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे आपने गुड्स बायर को दे दिया, ऑनरशिप अब उनका हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कंसाइनमेंट में गुड्स कंसाइनी को देने के बाद भी ऑनरशिप आपके ही पास है। और अगर बच्चों बहुत सारी बुक की कंपनियां ऐसी चलती हैं, एग्जाम्पल, अगर वो बुक नहीं बिकता है, कंपनी को वापस ले जाना पड़ता है और समझिए वो स्क्रैप हो जाएगा। एग्जाम्पल आप लीजिए टैक्स का बुक। टैक्स के बुक के सब प्रॉब्लम है बच्चों, असेसमेंट ईयर का और अमेंडमेंट्स का। कोई भी बच्चा पुराना बुक क्यों लेगा? तो ऐसे केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटेलर के साथ क्या होता है कि वो लोग हमेशा कमीशन पे बेचना चाहते हैं ऐसे बुक को जो अगले साल स्क्रैप बन जाती है। ओके, रिस्क किसके पास रहेगा? कंसाइनमेंट में कंसाइनर के पास, और जबकि यहां रिस्क किसके पास चला जाएगा? बायर के पास। ओके बच्चों, कंसाइनमेंट में देखिए कहता है कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू कंसाइनर। कंसाइनमेंट में क्या होता है? जो गुड्स नहीं बिका आप वापस दे देते हैं। लेकिन बच्चों यहां क्या होता है? बायर कैन नॉट रिटर्न द गुड्स। हम रिटर्न कर पाते हैं? अक्सर तो शॉप पे यही लिखा होता है बच्चों, नो रिटर्न नो एक्सचेंज। हाँ, कहीं कहीं है क्लॉज, बहुत कम शॉपकीपर है जो आपसे मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है, यहां क्रेडिटर और डेटर का रिलेशनशिप होता है। तो कंसाइनर प्रिंसिपल होता है और जो कंसाइनी होता है वो एजेंट। और सेल के केस में जो सेलर होता है वो क्रेडिटर होता है और जो बायर होता है वो डेटर होता है। कोई दिक्कत बच्चों? कंसाइनमेंट में हमेशा प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनता है और सेल के केस में सेल इनवॉइस बनता है। आपको जो बिल मिलती है ना बच्चों, फ्लिपकार्ट और अमेज़न वाला जो बिल आपके प्रोडक्ट पे आता है वो सेल इनवॉइस है। अलग बात है कि डिटेल उसमें भी है, लेकिन वो सेल इनवॉइस है। ओके, कोई दिक्कत? प्रोफॉर्मा इनवॉइस डिटेल होता है, पूरे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है जो हमने आपको भेजा। एग्जांपल लीजिए, एक बड़े से कार्टून में बहुत सारा आपको फोन भेजा है, तो एक पेपर पे पूरा डिटेल होगा, कौन कौन सा फोन है, मॉडल कौन कौन सी है, कौन कौन सा कंपनी मैंने आपको दिया है। ऐसे एक डीलर तो एक ही कंपनी से डील करता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में कह दिया। अगर आपको वो 2000 फोन भेजा है आपके शोरूम के लिए, तो पूरा डिटेल बताएगा ना, कौन कौन सा मॉडल है, उसका प्राइस क्या क्या है। अदरवाइज आप भी तो मिलाओगे कैसे कि आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं पहुंचा। बच्चे जब हम लोग राशन लाते हैं, एग्जांपल लीजिए, आपने बिल दे दिया, आपके घर पे ठेले पे पूरा राशन भेज दिया जाता है, आप जरूर एक बार मिलाते हो, कुछ छोड़ा तो नहीं है, मिलाते हो ना उस बिल से। वैसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनी को दिया जाता है और कंसाइनी भी तो मिलाता है कि सच में हमको सब प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला है। पता चला 2-4 फोन नहीं आया और बिल में आप बोल रहे हो कि नहीं हमने आपको फोन दिया है, तो अल्टीमेट लॉस हो जाएगा ना आपका। तो मिलाना जरूरी है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस एक डिटेल होता है जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाता है, क्या क्या मॉडल है, कौन कौन सा फोन है, उसके प्राइसेस क्या है, आपको कितने में बेचने हैं। आगे बढ़े। चलिए, अब आप पूछ रहे थे सर परफॉर्मा इनवॉइस, देखिए एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हम आपको कुछ कपड़ों का डिलीवरी किए, ठीक है, आप शोरूम है और आप हमारे कंपनी का कपड़े बेचते हैं, ब्रांड बेचते हैं। तो भाई साहब मैंने कितना आपको टी शर्ट भेजा, उसका डिटेल है। फॉर्मल शर्ट्स कितना है, वो डिटेल है। हो सकता है बच्चों जीन्स या फॉर्मल पैंट भी चलते होंगे, आप अपने शोरूम पे सेल करते होंगे, तो हमने कितना भेजा, उसका प्राइस क्या लगा, पैकिंग का खर्च कितना आया, उसका इंश्योरेंस अगर मैंने करवा दिया है तो उसका चार्जेस क्या है, इंश्योरेंस का बिल भी आपको दे देंगे।
इन केस अगर कुछ हुआ तो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए बिल होना चाहिए ना, वो सब दे देंगे। इस तरह से जो डिटेल दी जाती है प्रिंटेड फॉर्मेट में, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में, उसे प्रोफॉर्मा इनवॉइस कहा जाता है। तो आम आदमी क्या बोलेगा, इसको बिल यही कहेंगे ना आनंद? कोई दिक्कत सतीश, कोई प्रॉब्लम? आगे चले हम लोग, ठीक है। अकाउंट सेल क्या होता है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको कहा था, देखो जरा कौन भेज रहा है, नोटिस किए प्रोफॉर्मा इनवॉइस कौन दिया, कंसाइनर कंसाइनी को दिया, और अकाउंट सेल कौन किसको दे रहा है, कंसाइनी कंसाइनर को दे रहा है। और देखो जरा, पढ़ो वहां कुछ लिखा हुआ है, वो क्या बता रहा है। सतीश बताइएगा तो इसके अंदर क्या क्या डिटेल है। वाया बोलते हैं, शॉर्ट में इसको लिखते हैं। हाँ बताइएगा ना क्या क्या है, उसने कितना गुड्स को बेचा अभी तक, हाँ, उनका कमीशन क्या बना, अभी तक उन्होंने क्या क्या एक्सपेंस कर दिया, हाँ गुड। तो इन सब चीजों को वो जो पीरियोडिकली कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं, उससे क्या बोलते हैं, अकाउंट सेल। देखिए बच्चों, होता क्या है, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि उससे सॉफ्टवेयर पे बिल बनता है और उनको तुरंत पता होता है। लेकिन ये अकाउंट्स आज तो बना नहीं, समझिए इस बात को। टेक्नोलॉजी आज ना बढ़ी है बच्चों, आईटी सेक्टर आज ना डेवलप्ड हुआ है कि आप अपने ऑफिस पे बिल बनाते हो और हेड ऑफिस को और दुनिया के किसी भी कोने में ये लोग बैठे होंगे, उनको दिख जाएगा कि आज कहां से कितना बिका। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था, तो पहले प्रॉपर बिल बनता था, डॉक्यूमेंट पे हर महीने भेजा जाता था। तो उस जमाने से ही ये कॉन्सेप्ट लिख दिया गया अकाउंट से। रियलिटी में जरूरत नहीं होती, ऑफिशियली तो सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। जैसे बच्चों बिजली बिल है ना, कितना बैलेंस बचा हुआ है, आज कितना यूनिट उठा, कितना हमें और रिचार्ज करना है, हम कहीं भी बैठे हुए देख लेते हैं ना। एग्जाम्पल, मम्मी पापा को अगर हमारे नहीं भी आता है बच्चों, आप कहीं भी रहिएगा अपने घर का रिचार्ज कर देते हैं, क्यों? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। लेकिन पहले ऐसा था नहीं था, आपको ऑफिस जाना पड़ता था बिल जमा करने के लिए, टाइम निकालकर बिजली बिल देने को। तो उसी तरीके से अकाउंट सेल एक डिटेल होता है जो कंसाइनी कंसाइनर को देता है। अगर एग्जाम में थ्योरी में आया प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या है और अकाउंट सेल क्या है, तो गलती मत कीजिएगा, दोनों में बहुत डिफरेंस है। प्रोफॉर्मा इनवॉइस कंसाइनर कंसाइनी को देते हैं और अकाउंट सेल कंसाइनी कंसाइनर को देते हैं। होप सो आगे बढ़े हम लोग, चलो। चलिए उठ जाइए, नींद नहीं सोना, नहीं सो रहे ना, ठीक, आइए बस बस 1 मिनट। हाँ ये टॉपिक चलो सर, अभी थोड़ा देर पहले आपने कहा, अभी थोड़ा देर जस्ट पहले कहा कि कंसाइनर को टोटल कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने होते हैं, 5, और कंसाइनी को कितने बनाने होते हैं, 4। गुड। अब देखिएगा उसी बात को थोड़ा हम लोग डिटेल में देखेंगे। सर कंसाइनमेंट अकाउंट लिटरली में होता क्या है? बच्चों कंसाइनमेंट अकाउंट लिटरली में कुछ नहीं है, बस हमारा मुद्दा क्या है, क्या जानना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए क्या कहता है, इट इज अ प्रॉफिट डिटरमाइनिंग अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट बिजनेस। कंसाइनमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हम क्या जान पाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ में कहता है इन दिस अकाउंट द एक्सपेंस एंड लॉसेज आर मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू। मतलब जितना पैसा आया, रेवेन्यू आया, हम वो भी लिखेंगे, साथ में जितना प्रोडक्ट हम सेल किए वो भी लिखेंगे। अच्छा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? सर कुछ नहीं, इसमें हम बस यही रिकॉर्ड करते हैं कि हमने कितना गुड्स भेजा और कंसाइनी ने कितना गुड्स रिटर्न कर दिया। बच्चों बहुत बार ऐसा होता है, मॉडल अगर आउटडेटेड हो जाता है शर्ट का,
पैंट का, जीन्स का नहीं बिकता बच्चों, वापस करना पड़ता है। इसीलिए आप देखिएगा कि एंड ऑफ द सीजन का कॉन्सेप्ट है, आप अक्सर नोटिस कीजिएगा, बाहर शॉप के बोर्ड लग जाता है एंड ऑफ द सीजन, और 50%, 30%, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री, मतलब ऐसा कर कर निकाला जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि फैशन जब से बदला है ना, लोग आउटडेटेड हो जाते हैं, बोलते नहीं तो ओल्ड मॉडल हो गया, नहीं लेंगे, इस तरीके से। इसीलिए ये रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से फायदा ये होता है कि हमने कितना गुड्स भेजा और वहां से कितना वापस आ गया, इसका डिटेल हमें पता चलता है। वापस आया तो सेल्स रिटर्न तो नहीं बोलता होगा? नहीं, ये सेल्स रिटर्न कैसे बोलेंगे, कंसाइनमेंट वर्ड यूज करेंगे ना। रिटर्न ऑन कंसाइनमेंट। हाँ, चलिए उसके बाद कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाता है? सर कंसाइनी अकाउंट क्यों बनाता है? अरे भाई नहीं बनाएगा तो पता कैसे चलेगा कि कंसाइनी क्यों हमें और कितने पैसे देने हैं, या यूं कह लो कि कंसाइनी के पास हमारा कितना पैसा निकला। बच्चों एक बात बताओ, कंसाइनी करता क्या है? प्रोडक्ट को सेल किया, अपने एक्सपेंस को डिडक्ट किया, अपना कमीशन डिडक्ट किया और आपको बाकी पैसे रिमिट कर देगा, मतलब कंसाइनर को। तो सवाल ये है दोस्त कि आप क्या 100% कंसाइनी पे रिलाई करोगे? आंसर इज नो। आप भी तो कैलकुलेट करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट कितने में बिका, इस महीने का टोटल सेल्स, टोटल टर्नओवर अगर 10 लाख रहा तो कितना रेंट लगा, डिडक्ट करो, कितना कमीशन बना, डिडक्ट करो, रेंट क्या लगा, हटा लो, स्टाफ को सैलरी क्या दिया, लेस कर लो, बाकी जो बचा वापस भेजो। तो ये सब कैसे पता चलेगा? आपको बनाना पड़ेगा ना कंसाइनी अकाउंट। इसीलिए तो कहता है कि कंसाइनी कैसा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। ऑब्जेक्टिव में पूछा और तुम लोग गलती किए तो देखना हम कूट देंगे। कंसाइनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत? और लास्ट में क्या बनेगा? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। सर ये तो नॉर्मल स्टॉक है, बिल्कुल, जो हम लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में सीखते थे, क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद कहता है कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाओ। भाई क्यों बनाओ? ये कमीशन वाले मैटर में बनाना पड़ता है अपने को। देखिए कहता है दिस अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय कंसाइनर व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑफ बाय कंसाइनी ऑन क्रेडिट बेसिस एंड डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड टू कंसाइनी। उस केस में आपको ये क्या करना पड़ता है? अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। यहां तक कोई दिक्कत? तो वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक पे आ जाए, ध्यान दीजिएगा। आइए सर, अनसोल्ड स्टॉक कहने का मतलब आप क्या कह रहे हैं बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक होता किसके पास है मिंटू? जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बेसिकली किसके पास है? कंसाइनी के पास। देखिए रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है बच्चों स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, देखिए मैंने लिखा है वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो लोअर, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल। अब देखो यहाँ दो सवाल है, सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे और एनआरवी कैसे निकालेंगे? क्या सतीश आपका कहना है कि सर कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो छोटा हो, दोनों में से जो छोटा हो। सवाल है कॉस्ट कैसे निकलेगा, बताएं। एकदम देखो एकदम डिटेल में लिखे हैं, शांति से सुनना, इसी से। हाँ कोई बात नहीं, सुनो, शुरू करें। देखो हेडिंग क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले बच्चों तुम ले लेना कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने कितना यूनिट्स गुड्स भेजा, कितना यूनिट। बच्चों ये यूनिट में हो सकता है, ये केजी में हो सकता है, ये लीटर में हो सकता है, ये बैरल में हो सकता है, मीटर में हो सकता है, डिपेंड करता है दोस्त क्या है उस पे ना। अब बच्चों कार बाइक तो पीस में जाती है ना, यूनिट में जाती है। तेल जो होता है बच्चों पेट्रोलियम वगैरह लीटर में या बैरल से जाता है, सेम चीज। तो कितना गुड्स भेजा गया और उसका कॉस्ट क्या है, पहले तुम ये लिखो, एकदम शांति से सुनना। उसके बाद बच्चों जो गुड्स तुम भेज रहे हो, कंसाइनर जो गुड्स भेज रहा है, उसको भेजने में जो कॉस्ट लगता है, खर्च लगता है, भाड़ा लगता है, उसको जोड़ दो। देखो उसको जोड़ दो, एकदम ना शांति से सुनना, एकदम सेट हो जाएगा। तुम जब दोनों को ऐड कर दोगे ना, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेट। तुमने जो गुड्स भेजा उसका टोटल लागत क्या है? आनंद इसमें दोनों चीज ऐड है, एक्सपेंस भी और कॉस्ट भी।
उसके बाद देखिए आनंद, क्या क्या लेस करना है इसको सुनिएगा आप लोग। अगर बच्चों गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट, रास्ते में चोरी होती है बच्चों। अभी आपने रिसेंट में सुना होगा कि अमेज़न का पार्सल रेलवे से ही पूरा का पूरा वैगन को काट कर रास्ते में ही चोरी कर ली गई। आउटर में मालगाड़ी खड़ी थी, लगेज वाला, और ताला तोड़ वोड़ कर इन लोगों ने, चोर लोगों ने सारे फोन, जो कपड़े थे और डब्बा सब वही वो लोग छोड़ दिया। क्योंकि डब्बा ले जाने का मतलब है कि जिस लोकेलिटी में फेंकेगा वहां से पुलिस को एविडेंस मिलेगा। तो ये लोग एक भी रैपर नहीं ले गए, रैपर सब वहीं छोड़ दिया, फोन का डब्बा वहीं छोड़ा, बस लिया क्या, फोन, प्रोडक्ट को, एक भी रैपर नहीं ले गए। कितने स्मार्ट चोर थे, आप अंदाजा लगाइए। देखिए अगर आसपास में उतना रैपर कहीं फेंका जाता, आप एग्जांपल लीजिए, अगर अभी कंकड़बाग के किसी कूड़ेदान में वो सब रैपर बल्क में मिलेगा तो पुलिस को इतना तो अंदाजा मिल जाएगा कि ये चोर इसी लोकेलिटी के हैं। अब वहां से उनका एरिया छोटा हो जाएगा, इसलिए ये लोग एक भी रैपर नहीं ले गए। और ट्रेस होने वाली जो चीजें थी, बल्कि प्रोडक्ट, उसको भी छोड़ दिया। वो चीजें जो बड़ा आसान है, आईफोन को टच नहीं किया, बाकी फोनों को लिया, बाकी कंपनी आईफोन एकदम से छोड़ दिया। कपड़ों को ट्रेस करना इम्पॉसिबल होता है, कहीं से भी खरीदा जा सकता है, वो ले गए। तो कहने का ये मतलब है कि गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट। अगर आपका गुड्स ट्रांसिट में खो गया है या गुड्स अभी ट्रांसिट में ही है, रास्ते में ही है, कंसाइनी तक नहीं पहुंचा, उसको लेस कर दो। सोचो ना बच्चों, जो गुड्स हम तक नहीं आया उसका लागत हम पे कैसे बैठाओगे, तो उसको लेस कर दो। तो क्या जाएगा तुम्हारे पास, देखो मैंने उसके नीचे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच्ड विद कंसाइनी। अब कंसाइनी के पास जो गुड्स पहुंचा उसका तुमको दोनों डिटेल आ गया। कौन सा डिटेल, एक में कितना यूनिट आया और उसकी कीमत क्या है, कितना यूनिट आया उसकी कीमत क्या है। उसके बाद कंसाइनी ने जितना भी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस किया है वो जोड़ दो। अब तुम पूछोगे नॉन रेकरिंग क्या, वेट करो हम आगे बता रहे हैं। नॉन रेकरिंग जो है उसको जोड़ दो। सर सारे नॉन रेकरिंग का खर्चा जोड़ देंगे, आंसर इज यस, आप जोड़ दीजिए। अच्छा सर अगर अब नॉर्मल लॉस हुआ तो, अब नॉर्मल लॉस होता है ना आनंद, नहीं होता है, होता है बच्चों। बहुत बार ऐसा होता है ना, आपके शॉप पर कपड़े रखे हैं, कस्टमर इतना हाथ से उसको टच किया है कि वो कपड़ा देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं लेगा। अब तुम कहोगे कि सर हम टच करने नहीं देंगे, तो प्रोडक्ट भी तो नहीं बिकेगा, कोई भी तो देखेगा ना यार कपड़ा। तो इस तरह के नॉर्मल लॉस होते हैं दोस्त शॉप पर। मॉडल का आउटडेटेड हो जाना नॉर्मल है। बहुत बार ऐसा होता है, चूहा हुआ कुतुर दिया, ऐसे होता नहीं है मॉल पे, शॉप पर, लेकिन मान लिए। तो अगर कोई नॉर्मल लॉस है वो आप क्या कर लो, लेस कर लो। लेकिन एक चीज देखना, नॉर्मल लॉस का कॉस्ट नहीं माइनस होता है, वो लागत तुमको खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिर्फ क्या लेस करना, यूनिट। ध्यान से देखो, सिर्फ यूनिट। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ, एक मिनट, गुड्स, हाँ गलती से लिखा गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। मुझे दो चीज पता हो गई बच्चों, कितना यूनिट है और उसका कॉस्ट क्या है। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक निकालना था, कैसे निकाल लिए, सिंपल फॉर्मूला देखो, कितना हमारे पास गुड्स है, कितना यूनिट है, डिवाइड कर लेंगे, एक का प्राइस और मल्टीप्लाई कर दो अनसोल्ड यूनिट से। अनसोल्ड का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, आपको आ जाएगा। आप ऐसे ना कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर प्लीज बताइए रेकरिंग और नॉन रेकरिंग क्या है। लीजिए ये देखिए, आप कंसाइनी दो तरह का एक्सपेंस करता है, जो दो तरह का, एक नॉन रेकरिंग, एक रेकरिंग। नॉन रेकरिंग में क्या क्या आता है, क्लियरिंग चार्जेस, जैसे जो बंदरगाह पे आप देते हैं, डॉकयार्ड पे, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्री, कैरेज इनवर्ड, ये क्या हो गया आपका नॉन रेकरिंग। और रेकरिंग में क्या आ जाता है, वेयरहाउस चार्ज मतलब रेंट वगैरह, इंश्योरेंस, गोडाउन रेंट, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस, ये रेकरिंग होगा। और ये
3 नॉन रेकरिंग होंगे। तो ध्यान रखिएगा आपको कौन सा एक्सपेंस ऐड करना होता है, नॉन रेकरिंग, रेकरिंग नहीं, कौन सा नहीं, हमेशा ये सही नहीं होता, इसीलिए आगे चलें। सर एक बात बताइए, आप कंसाइनी का तो एक्सपेंस बता दिए, क्या कंसाइनर भी खर्च करता है? बिल्कुल, कंसाइनर के भी पैसे लगते हैं। देखो आप, भाड़ा लगता है, इंश्योरेंस लगता है, नीतीश पैकेजिंग में पैसा लगता है, बिल्कुल ये सब एक्सपेंस लगते हैं। ऐसे ये सब चीजें आपको पता है, बट तब भी हम लोगों ने एक बार देख लिया। कोई प्रॉब्लम? सर एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगा? क्योंकि अभी आपने कहा कि कॉस्ट, देखो यहाँ देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, कॉस्ट और एनआरवी दोनों में जो छोटा होगा वही क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू बनेगा। देखो एनआरवी कैसे कैलकुलेट होगा, बड़ा आसान है, कोई बहुत पहाड़ नहीं है दोस्त। एनआरवी सिंपल, सेल प्राइस क्या है और यूनिट अनसोल्ड कितना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमको सेल प्राइस मिल जाता है, और उस पे कमीशन कितना लगेगा वो लेस कर लेंगे, जो बचेगा यही क्या होगा, एनआरवी, नेट रियलाइजेबल। अरे रियलाइजेबल का मतलब ही होता है बेच के कितना आएगा, और कुछ नहीं। बस कहा जाता है तो लगता है कोई पहाड़ कह रहा है, कोई नई बात है, बहुत आसान है। चले अब देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। बच्चों हम दो तरह का लॉस पढ़ते हैं अक्सर, एक नॉर्मल लॉस होता है, एक एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल कौन सा लॉस होता है नीतीश? नॉर्मल लॉस उसको कहते हैं जो हमें पता होता है कि ये हर हाल में होगा, एक्सपेक्टेड है, पता है कि लॉस होगा, गिर जाएगा, पुराना होगा, आउटडेटेड होगा। नॉर्मल लॉस का कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता दोस्त, इसको तुमको अपने पॉकेट से बर्दाश्त करना होगा। लेकिन जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। और एक बात और, नॉर्मल लॉस का कोई मुआवजा नहीं मिलता इंश्योरेंस कंपनी से, सिर्फ किसका मिलता है, एबनॉर्मल का मिलता है। अब दो सवाल, सर ये नॉर्मल लॉस कहां से हुआ? देखना, ट्रांजिट में हुआ या गोडाउन से हुआ? अगर ट्रांजिट में हुआ तो इसका अलग कैलकुलेशन होगा, और गोडाउन में हुआ तो अलग कैलकुलेशन होगा। देखो ट्रांजिट का कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका जरूरत पड़ेगा आपको आगे इलस्ट्रेशन जब आप बनाएंगे ना, तो देखिए कैसे आपको कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस ले लो, जो गुड्स खोया उसका कॉस्ट ले लो, और जो कंसाइनर का खर्च लगा है प्रोपोर्शनेट कर देना, पूरा मत बैठाना, जितना गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है उसका ही खर्चा प्रोपोर्शनेट करके जोड़ देना, तुमको आ जाएगा लॉस इन ट्रांजिट। और अगर गोडाउन में हुआ है तो तुमको कॉस्ट भी लेना होगा, कंसाइनर का भी एक्सपेंस जोड़ना होगा, और कंसाइनी का भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस जोड़ना होगा। लेकिन याद रखिएगा कंसाइनी का सब मत जोड़िएगा, सिर्फ कौन सा, नॉन रेकरिंग जोड़िएगा। चलिए तो इसको एक बार नोट डाउन अगर आप करना चाहें तो हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, बाकी तो आप लोग को आता है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो ट्रांजिट का मतलब अंदर में। आप ध्यान से देखे नहीं, ट्रांजिट वाले में कंसाइनी का तो ऐड ही नहीं होता है, क्योंकि तो प्रोडक्ट हम तक आया ही नहीं। कंसाइनर का रेकरिंग नॉन रेकरिंग होता है बाबू, अभी पढ़ा है ऐसा, सिर्फ कंसाइनी का होता है, कंसाइनर का कोई रेकरिंग नॉन रेकरिंग नहीं होता। इसको लिखेंगे, ओके तो पॉज कर लेते हैं वीडियो।